हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर शेयर। रिवान उसे जाता हुआ घूर कर देखता है और खुद भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर शेरवन गार्डन में लगे झूले पर बैठा चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी। तभी पीछे से आलिया आकर शेरवन की नज़रों का पीछा करते हुए, वहाँ पर कोई बैठा है क्या? शेरवन आलिया की आवाज़ सुनकर सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है और हल्का सा डर जाता है, क्योंकि आलिया ने अपने चेहरे पर फेशियल मास्क पहना हुआ है जिसमें कार्टून बने हुए थे। शेरवन को डरता हुआ देखकर आलिया स्नैक खाते हुए, भूत देख लिया क्या? शेरवन आलिया की बात अपने दांत पीस कर बोला, इस तरीके से रोनी और रानी के सामने मत जाना, वरना बच्चे को नींद नहीं आएगी, चुड़ैल औरत। शेरवन की बात पर आलिया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी जुबान से कभी मीठे बोल नहीं निकलते क्या? जब देखो आग उगलना रहता रहा, डायनासोर की तरह। शेरवन आलिया की बात पर बोला, ड्रैगन्स आग उगलते हैं, डायनासोर नहीं। पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, उसके बाद किसी को दिमाग दो, इडियट। जिसे सुनकर आलिया उसके सामने खड़ी होकर बोली, मुझे साइड दो, बैठना है। ये कहते हुए आलिया झूले की तरफ इशारा करने, जिसे देख शेरवन अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगा। शेरवन के सीधे नाक को सुनकर आलिया उसे धकेल देती है, जिस कारण शेरवन साइड हो जाता है और छोटी सी जगह देकर आलिया तुरंत वहाँ पर बैठते हुए कहती है, आलिया झा को अपने लिए जगह बनाना अच्छे से आता है। इसे जगह बनाना नहीं कहते, बदतमीजी कहते हैं, बदतमीज औरत। शेरवन ने झूले से खड़े हो आलिया से दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुन आलिया झूले को अपने पैरों से झुलाते हुए शेरवन की तरफ देख कर बोली, लेकिन मैंने कहाँ बदतमीजी की शेरवन। शेरवन घूर कर आलिया की तरफ देखने के बाद वहाँ से जाने लगा, जिसे देख आलिया जल्दी से खड़ी हो उसके पीछे आते हुए बोली, अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? मुझसे दोस्ती कर लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी लड़की से दोस्ती करने में जो हर रोज़ किसी पर डोरे डालती हो। शेरवन ने आलिया को इग्नोर कर जाते हुए कहा, जिसे सुनकर आलिया उसके साथ साथ चलते हुए बोली, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों पर डोरे डाले, एक सुधांशु अवस्थी, दूसरा ऋतिक खन्ना। ये कहते हुए आलिया रुक जाती है, क्योंकि शेरवन के भी कदम रुक गए थे। जिसे रुका हुआ देख आलिया कहते, क्या हुआ? क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना? शेरवन मुड़कर आलिया की तरफ देखते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? आलिया अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, शर्म किस बात की? शेरवन आगे हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देख आलिया पीछे हटते कहती है, क्या कर रहे हो? शेरवन उसके कदमों को इग्नोर कर उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसे चेहरे पर लगे मास्क को निकाल कर फेंक देता है, जिसका आलिया उसे घूरने लगती है। शेरवन आलिया के घूरती हुई नज़र को इग्नोर करके बोला, मेरा बॉस तुम्हें नहीं पसंद, आई एम राइट, तो उन पर डोरे क्यों डाल रहे हो? आलिया शेरवन के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करके सीधा खड़ी होते हुए, क्योंकि मुझे तुम्हारा बॉस हॉट लगता है। शेरवन अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर, दूर रहना उनसे, क्योंकि उन पर सिर्फ मैडम का हक है। ओह हेलो, फ्री में ज्ञान बांटने वाले आदर्शवादी आम जनता पार्टी के सदस्य, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बहनों के घर तुड़वाती हूँ। मैंने कहा कि मुझे बस तुम्हारा बॉस हॉट लगता है, लेकिन मैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करती। आलिया ने शेरवन की बात पर अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर शेरवन अपना सिर हिलाकर, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इतना कहकर शेरवन अंदर की तरफ चला जाता है। आलिया जाते हुए शेरवन को पीछे से देखते हुए बोली, पीछे से तो ये भी हॉट लगता है, बस एक बार बिना कपड़े के देख जाए, फिर पता चलेगा सच में मेरे बहन के पति से ज़्यादा हॉट है या फिर नहीं। इतना सोचते हुए आलिया शैतानिया से मुस्कुराकर अंदर की तरफ चली जाती है। इधर ऋतिक अपने कमरे में आता है तो देखता है प्रकृति उसका इंतजार करते करते सो गए थे। ऋतिक एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद कॉफ़ी का कप कॉफ़ी टेबल पर रखकर सीधा बाथरूम में घुस जाता है और शावर के नीचे खड़े होकर शावर जेल उठाकर अपने शरीर में घसने लगा। करीब आधा घंटा तक शावर लेने के बाद ऋतिक बाहर आता है। उसके कमर और पीठ लाल हो गए थे, लेकिन टैटू होने के कारण नज़र नहीं आ रहे थे। वो अपनी कॉफ़ी पीकर सीधा बिस्तर पर आ जाता है और प्रकृति को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिसका प्रकृति की नींद हल्की से टूट जाती और वो करवट बदल कर अपना एक पैर ऋतिक के ऊपर रखते हुए धीरे से कहती है, नाराज मत होना, वरना मुक्का मारकर दांत तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए प्रकृति फिर से सो जाती है। ऋतिक अपनी काली आंखों से प्रकृति को घूरते उसे कमर को कसकर पकड़ता है तो प्रकृति उसे सीने पर मुक्का मार देती है और दूर होते हुए कहती है, गर्मी लग रही है। इतना कहकर प्रकृति ब्लैंकेट को लात मारकर फेंक देती है और ऋतिक के सीने में अपना सिर घुसाते उसे गले लगा लेती है। ऋतिक सीधा लेट जाता है और फिर प्राकृतिक नींद में उसकी परिक्रमा करना शुरू करती है, और कभी पेट पर, कभी पैरों पर, तो कभी पूरी तरीके से उसके ऊपर जाकर सोते हुए। लेकिन ऋतिक कुछ नहीं कर रहा।
इधर सुबह का वक्त था। शारंग विला में सुबह के 7 बज रहे थे और सभी लोग राजस्थान निकलने के लिए तैयार थे। घर के बड़े नहीं जा रहे थे और चित्रांग भी नहीं जा। राघव भी अपने साथ आरती और सोनाली को लेकर आ गया था। शिवांश के मम्मी पापा गौरी और शिवाय जो कि अपने काम पूरा होने के कारण वापस दिल्ली चले गए थे। शिवांश के जिद करने पर वो लोग दिल्ली से सीधा जयपुर के लिए फ्लाइट लेने वाले थे, लेकिन शिवांश की स्टडी मुंबई से हो रही थी, इसलिए शिवांश मुंबई में ही रह रहा था। शिवांश, दीपांजलि और वैदिक अपने अपने गोद में अव्यक्त, समृति और रितम को पकड़कर रेडी हुए खड़े हुए थे। अव्यक्त वैदिक के गोद में था क्योंकि वो काफ़ी बदमाश हो गया था। समृति चुपचाप दीपांजलि के गोद में बैठी हुई थी और शिवांश ने रितम को संभाल रखा था। विप्लव राशि को अपने गोद में लेकर बाहर आते हुए उन तीनों की तरफ देखकर बोला, बच्चा पार्टी, चलो अंदर। दीपांजलि विप्लव की बात सुनकर बोले, बापी भैया आप भी तो बच्चे हो, हम सब को बच्चा पार्टी क्यों कर रहे हैं? विप्लव दीपांजलि की बात पर अपना सिर झुकाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेटा खुद की और मेरी हाइट देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। दीपांजलि विप्लव की बात पर मुस्कुराते उसकी तरफ देख कर बोले, आप मुझसे बड़े हो? विप्लव अपना सिर हिलाते बोले, हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? दीपांजलि ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसे सुनकर विप्लव खिंचानी मुस्कान के साथ, अभी मैं खुद बच्चा हूँ, तुमसे शादी करके मुझे जेल नहीं जाना। तुम एक बार बड़ी हो जाओ, उसके बाद फिर से इस बारे में सोचेंगे। विप्लव की बात पर दीपांजलि अपनी उंगली बाहर निकालते हुए बोली, पिंकी प्रॉमिस की आप मुझसे शादी करोगे? दीपांजलि की जिद को देखते हुए विप्लव फंस चुका था। उसे बस किसी ऐसे का इंतजार था जो आकर उसे बचा ले, इसलिए वो इधर उधर देखने। तभी वैदिक आकर दीपांजलि के हाथ को पकड़कर उसे बस के अंदर खींचते हुए बोला, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? हाँ, सबको बैठने के लिए कह रहे हैं तो, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर गपशप कर मारनी है। दीपांजलि वैदिक के हल्काने पर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो विप्लव भैया से बस प्रॉमिस का मांग रही थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझसे शादी करेंगे। वैदिक दीपांजलि के बाद अपने दांत पीसते हुए, पहले तुम बड़ी तो हो जाओ, कौवा कहीं की, चलो चुपचाप बैठो अपनी सीट पर। दीपांजलि वैदिक की बात सुनकर घूर कर बोले, अकड़ू कहीं का कुत्ता। इतना कहकर दीपांजलि जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। वैदिक बुरी तरीके से उसे घूरने लगता है तो पीछे से शिवांश आते हुए कहता है, तुम्हारी जूही आई है, उस पर ध्यान दो, दीपा को परेशान करना बंद करो। शिवांश की बात सुनकर वैदिक बस के नीचे आकर देखता है जहाँ पर वर्षा के साथ जूही सुंदर सी रेड जैकेट वाली टॉप के साथ नीचे डेनिम स्कर्ट पहने रेडी होकर खड़ी थी। वैदिक एक नज़र जूही को देखने के बाद अव्यक्त की तरफ दिखता है जो कि जूही को देख रहा था, जिसे देखते हुए वैदिक अव्यक्त के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें वो पसंद है? अव्यक्त वैदिक की बात पर फिर से जूही को देखने लगता है तो वैदिक उसके चेहरे को फिर से अपनी तरफ करते हुए कहता है, अभी बताओ ना, क्या तुम्हें वो पसंद है? अव्यक्त जूही को नहीं देख रहा था, उसके पीछे खड़ी महक को देख रहा था जो कि चित्रांग से बात कर रही थी। अव्यक्त को अपनी बात का कोई जवाब न देता हुआ देखकर वैदिक चुपचाप जाकर बस में अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसे न जाने क्यों जूही से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। वैदिक सिर घुमाकर अपने बगल में देखता है जहाँ पर शिवांश रिद्धम को पकड़े बैठा हुआ था और उसके बगल में दीपांजलि बैठी थी, जिसकी गोद में समृति थी और बाहर की तरफ इशारा कर रही थी क्योंकि वो खिड़की कॉर्नर पर बैठे थे। धीरे धीरे सभी लोग अंदर आने लगते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। इधर महक चित्रांग के चलने के लिए कह रही थी, लेकिन चित्रांग उसकी बात नहीं मान रहा। तभी ऋतिक चित्रांग के पास आकर बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। ऋतिक की बात पर चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए बोला, और आपके ख्याल से क्यों मिस्टर खन्ना? मुझे जाने का मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ऋतिक चित्रांग की बात से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम कब काम का बहाना बनाकर हरियाणा जाना चाहते हो अपने दोस्त के पास? मुझे करण के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, चित्रांग ने जवाब दिया, जिसे सुनकर ऋतिक बस की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारी फैमिली है, अगर तुम उनके साथ नहीं रहोगे तो इन्हें पहचानोगे और जानोगे कैसे? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें चलना चाहिए। ऋतिक के बार बार अप्रोच करने पर चित्रांग गहरी सांस भर कर, ठीक है, मैं बैग पैक करके आता हूँ। ध्रुवी, विकल्प और रिया चित्रांग के बैग को लेकर बाहर आते हुए, बैग पैक है? चित्रांग उन लोगों की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता और इधर मृत्युंजय महक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, चले। महक मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला देती है और सब लोग बस में आ जाते हैं। दीप और ज्योति भी चल रहे थे। अनमोल भी रिया को मनाने के इरादे से लोगों के साथ चल रहा था। अदिति की आज एक मैच होने के कारण वो शोभित के साथ फ्लाइट से जाने वाली थी। विप्लव राघव और आरती के बीच में बैठा हुआ था। आरती की गोद में सोनाली थी और राघव गहरी सांस भर रहा था। उनकी गाड़ी वहाँ से सीधा राजस्थान के लिए रवाना होती है। विप्लव अपनी गोद में सो रही राशि की तरफ देखता है और सोनाली की तरफ देखता है जो कि राशि को ही देख रही थी।
विप्लव सोनाली को इतनी गौर से राशि को देखा हुआ पाकर बोला, पता है सोना, जब तुम छोटी रही होगी ना तो तुम भी इतनी ही प्यारी थी और अब तो और ज़्यादा प्यारी हो गई हो। आरती विप्लव की बात पर राशि के गाल को छूते हुए विप्लव से बोली, लेकिन वापी, राशि के चिक्स कितने सॉफ्ट है ना। विप्लव आरती की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ आरती, पता नहीं मीरा ने क्या खाकर पैदा किया इसे। मीरा उसके पास आते हुए बोली, तेरी बकबक फिर से शुरू हो गई ना। विप्लव मीरा की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए, थैंक गॉड तू आ गई, मुझे पूछना था कि तूने क्या खाकर पैदा किया है राशि को। कितनी प्यारी है। मीरा विप्लव की बात पर उसकी गोद से राशि को लेते हुए बोली, जो हर कोई खाता प्रेगनेंसी के टाइम पर वही खाया था मैंने भी। मुझे क्या पता प्रेगनेंसी के टाइम पर लोग क्या खाते हैं। कौन सा मैं प्रेग्नेंट हुआ था, विप्लव ने बकबक करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ से अजीब नज़रों से देखने लगते हैं तो विप्लव अपने दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मैं तो उस बस उदाहरण दे रहा था। आलिया जो कि उनके साथ ही जा रही थी विप्लव की बात पर बोली, वैसे तुम काफ़ी अच्छी बातें करते हो। आलिया की आवाज़ सुनकर विप्लव सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है और कुछ पर आलिया को देखने के बाद कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जो आरू और विक्रम भैया के शादी में सिद्धू को लाइन मार रही थी। आलिया विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं वही हूँ, लेकिन उसने मुझे भाव नहीं दिया। अरे वो तुम्हें कहाँ से भाव देगा, वो तो मेरे ध्रुवी दीदी के साथ सेटिंग है। विप्लव ने उसके बगल में बैठे ध्रुवी की तरफ इशारा करके कहा। आलिया सिर घुमाकर ध्रुवी की तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। वही ध्रुवी उसे देखकर मन में बोली, सही है, पीने के बाद लोगों का नशा उतर जाता है, वरना शायद ये मेरे करीब भी नहीं बैठती। ध्रुवी की नज़र को खुद पर महसूस कर आलिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होते हुए, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हारा बंदा तुम्हारा है, लेकिन वो है कहाँ। अभी रास्ते में उसे पिकअप करेंगे, देख लेना, ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे सुनकर आलिया आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए बोली, मतलब हम उसे देखकर आंखें सेक सकते हैं। तुम कुछ नहीं कहोगे। आलिया की बात पर ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उसे जवाब देने अच्छे से आता है। ध्रुवी आलिया की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पता है, जहरीला नाग है वो। मृत्युंजय आलिया की बात पर बोला, बिल्कुल करेक्ट पकड़ा तुमने। आलिया मृत्युंजय की आवाज़ पर उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है, यहाँ जिस तरफ की नज़र जाए सिर्फ खूबसूरत वादियाँ हैं। ये कहते हुए आलिया को अपने शरीर में गुदगुदी महसूस होने लगती है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी जुहू के पास आकर रुकती है और जब चार्ली, रुद्र, फलक और सुधांशु बस में चढ़ते हैं और उनके बैग्स अंदर डाल दिए जाते हैं, इधर दीप ज्योति को अपने साथ बाहों में भरे बैठा हुआ था। जब दीपांजलि दीप को आवाज़ लगाते हुए बोली, डैडा मुझे भूख लगी है। ज्योति जिसकी गोद में बैग था वो बैग से कुछ फ्रूट्स निकाल कर दीप को देते हुए बोली, बच्चे को दे दो। लेकिन दीप के देने से पहले ही वैदिक सिल्वर पेपर में रैप आलू रोटी अपने बैग से निकाल कर दीपांजलि की तरफ बढ़ा कर बोला, इसे खा लो, पेट भर जाएगा। दीपांजलि उसके हाथ से रोटी लेकर बोली, और तुम क्या खाओगे, मुझे भूख नहीं है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना। वैदिक ने दीपांजलि को घूरते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर दीपांजलि मुंह बनाते हुए चुपचाप रोटी खाने लगती है। वहीं महक मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, सुनिए, मुझे फलक से कुछ बात करनी थी, आप रुद्र के साथ बैठ जाइए प्लीज़। मृत्युंजय महक के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर, मुझे उस आदमी के साथ नहीं बैठना और तुम्हें जो भी बात करनी है अपनी बहन से वहाँ पहुँचकर कर लेना। मृत्युंजय की बात सुनकर महक उसे घूरते हुए, अरे कुछ मिनट की तो बात है ना। मृत्युंजय पूरी तरीके से अपना सिर नहीं में हिला देता है तो महक भी आगे और कुछ नहीं कहती। वैशाली दीपांजलि की गोद जो समृद्धि को लेकर अमृत के साथ बैठी हुई थी और समृद्धि लगातार अपना सिर सीट से बाहर निकाल कर पीछे बैठे मृत्युंजय को देख रही। जब मृत्युंजय की नज़र समृद्धि पर जाती है तब वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है। वहीं अव्यक्त जिसकी नज़र सिर्फ उन लोगों पर थी, मृत्युंजय को समृद्धि को उठाता हुआ देखकर जोर से रोने लगता है। अचानक अव्यक्त के रोने पर वैदिक उसे झुलाते हुए हैरान होकर बोला, क्या हुआ, अभी तो चुप थे। मृत्युंजय घुरकर अव्यक्त की तरफ देखते हुए हाथ आगे बढ़ाकर उसे वैदिक की गोद से ले लेता है, क्योंकि वो लोग आसपास बैठे हुए थे, और उसे महक की गोद में देते हुए कहता है, इसको तो सिर्फ बहाने हैं, मेरी बेटी को मेरे करीब आते हुए देखता है। तो महक अव्यक्त को संभालते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, मतलब मृत्युंजय वैशाली की गोद से समृद्धि को अपनी गोद में ले लेता है। फिर अव्यक्त चिल्लाना शुरू कर दे। महक अव्यक्त के चिल्लाने पर उसे चुप करवाते हुए, अभी शांत हो जाओ।
अव्यक्त अपनी उंगलियों से समृद्धि की तरफ इशारा करते हुए रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर महक मृत्युंजय से कहते, आप जानबूझकर अभी को रुला रहे हो। मृत्युंजय महक की बात पर समृद्धि को अपने सीने से लगा उसे पीठ को सहलाते हुए महक से बोला, अरे अब मैं अकेले उसे तो प्यार नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी प्यारी मेरी बेटी भी है। वहीं समृद्धि अव्यक्त को देखते हुए शैतानियत से मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर अव्यक्त फिर से रोना शुरू कर देता है। उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू के बूंदे गिर रहे हैं। आखिर में वो अपने हाथ को टटोलते हुए समृद्धि के गाल पर थप्पड़ मार देता है। अचानक अव्यक्त के मारने पर समृद्धि भी रोना शुरू कर देती और अपना हाथ बढ़ाकर वो भी अव्यक्त के बाल को पकड़ लेती है, जैसे बदला ले रही। वैशाली सिर घुमाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए मृत्युंजय से बोली, हम तो कहते हैं इन दोनों का मुंडन करवा देते हैं, जब देखो एक दूसरे के बाल को पकड़ कर बस खींचातानी करना होता है। महक वैशाली का साथ देते हुए मृत्युंजय से बोली, वैशाली सही कर रही है, इन दोनों का मुंडन करवा ही देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।